आप प्रोबायोटिक घर में दो ना. Achar also has probiotic is such a nice thought. Don't think any probiotic will work. One की- Constipation का another कारण, like I Right. excess milk in Excess our milk. side. आजकल as a sentence, as a word, it's gone really popular, and there's a lot of misuse that's happening. Not gaining weight, forceful vomit, blood thin stools. I think constipation has become a pandemic in our country. Parents, let's talk about the one thing that's behind so many of our daily worries: our kids' tummies. From mummy, my tummy hurts, to constipation, spit ups, poop color, sugar, gluten, probiotics, even serious things like IBD and liver problems. We are covering it all today. And who better to guide us than Dr. Shivani Deswar, pediatric gastroenterologist and liver transplant expert. She is here to decode the red flags, bust the myths, and share stories that will leave you amazed at what modern medicine can do. This isn't just a doctor talk, it's the gut health masterclass every parent needs. Let's dive in. Hello ma'am, welcome to this talk show of Dr. Dad, and आज हम ना बहुत ही ऐसा टॉपिक कवर करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली में इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी हाउस होल्ड, हर घर की कहानी है. एंड टू स्टार्ट विद our first question, I want to talk about tummy aches, especially बच्चों में. There are tummy aches which probably every child has. तो एक तो थोड़ा सा if you can throw a little light on that. And कौन से tummy aches actually में tummy aches हैं, what are the red flags जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि हाँ ये ऐसा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. Thank you so much for a lovely question. Actually, tummy aches is, I think, the most commonest complaint with which children come to me. And I approach it a little differently as a pediatric gastroenterologist. हमारे दिमाग में बस ये होता है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करनी है एंड उसी फेयर से पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि कोई मेजर चीज़ मिस तो नहीं हो रही. सो हम हमेशा बात करते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स एंड रेड फ्लैग साइंस की. तो रेड फ्लैग सिम्टम्स जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, वो होता है कि अगर आपके बेबी को जो पेन हो रहा है, वो उसको रात को उठाता है नींद से. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट. राइट. दूसरा, अगर बच्चे को पेन के साथ कोई वॉमिटिंग्स हो रही हैं, स्पेशली येलो वॉमिट या ग्रीन वॉमिट्स हो रही हैं, सो दोज आर अलार्मिंग. ये सिमिलरली अगर बच्चे के ब्लड इन स्टूल्स आ रहा है, ओके. इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग साइन. तीसरा, आप नोट कर रहे हैं कि आपका बच्चा वीक हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, वीक हो रहा है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है हमारे लिए. एंड दूसरा, पेरेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का ना वेट रिकॉर्ड रखना चाहिए. सो दे शुड नो कि लास्ट 3 मंथ्स पहले हमारे बच्चे का वेट क्या था. इज़ द चाइल्ड गेनिंग, इज़ द चाइल्ड लूजिंग, इज़ इट स्टैटिक? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ अ चाइल्ड इज़ नॉट गेनिंग वेट एंड हैविंग एनी ऑफ दीज सिम्पटम्स अलोंगसाइड, दीज आर रेड अलार्म साइंस फॉर अस. एंड देन ऑफ कोर्स जब हम एग्जामिन करते हैं बच्चे में, तो हम देखते हैं कि बच्चे को अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है. दूसरा, बच्चे का जो पेन यूजुअली हम कहते हैं अगर नाभि के आसपास हो, तो वो यूजुअली वरिंग नहीं होता. लेकिन अगर वो पेन राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में है या अपर एब्डोमेन में है, तो वो गॉल ब्लैडर का पेन हो सकता है या लिवर स्ट्रेच की वजह से हो सकता है. राइट साइड हो तो सर्जिकल अपेंडिक्स हो सकता है. अगर ऑल ओवर है तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है या कोलाइटिस हो सकता है अगर ब्लड इन स्टूल्स आ रहा है. सो साइट ऑफ पेन ऑल्सो टेल्स अस. अगर पेन पीछे को जा रहा है कमर में एंड बच्चा वॉमिटिंग्स कर रहा है, तो ये पैनक्रेटाइटिस का पेन हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेन कहाँ हो रहा है, साइट, वो भी इम्पोर्टेंट है. बट अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ रेड फ्लैग्स की बात करें तो जो आपने 4-5 चीज़ें बताई, जी. यानी कि एक बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है स्पेशली येलो एंड ग्रीनिश कलर, एंड ऑल्सो इफ द चाइल्ड इज वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट Yeah. बिकॉज ऑफ द पेन, तो डेफिनेटली उसकी वजह से, या फिर आपने बताया एक कि ब्लड इन स्टूल. ब्लड इन स्टूल्स एंड या वेट लॉस या फिर फेलियर टू थ्राइव, यानी कि वो उतना वेट अच्छे से गेन नहीं कर पा रहा है. दीज आर, और ऑब्वियसली जो बाकी आपके रीजंस है वो तो डेफिनेटली वो रीजंस हैं जिनमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली. मैम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नाउ दीज क्वेश्चंस हम जब भी लेते हैं तो हम बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं कि
particularly what the parents are actually asking. Even not only there, even during my practice, when I see that this is actually the spectrum of questions कि ज़्यादा common कौन से और कम कौन से हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा और specific हो जाते हैं आपकी field से, is next is constipation, which is which is like probably every child's story. And even in our team here, a lot of these people, they've come to me about their children about having constipation. So हम particularly एक तो हम constipation बोलते किसको हैं, because that also differs कि बच्चे ने एक दिन अगर he hasn't pooped, we don't really call it a constipation, but just from your perspective क्या definition है. दूसरा मैम, again constipation में कब हमें worrisome होना चाहिए कि हाँ, I should be worried and should show it to a doctor. I think constipation has become a pandemic in our country. है. एंड जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, प्रोसेस फूड आ रहा है बच्चों की डाइट्स में, आई एम सीइंग दैट आई एम नॉट गेटिंग डायरिया, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्स्टिपेशन इन माई ओपीडी प्रैक्टिस, एंड ऑल पीडियाट्रिशियंस ऑल्सो आर फीलिंग द सेम थिंग. एंड कॉन्स्टिपेशन, मैं पेरेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि डोंट लुक अवे फ्रॉम द टॉयलेट व्हेन योर चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टॉयलेट. ट्राई टू लुक इनसाइड व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली अडोलेसेंट बच्चे तो छुपाते हैं, दे फील शाई, सो दे डोंट इवन टेल जब तक वो बहुत सीवियर ब्लड इन स्टूल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कट हो जाता है, फिशर हो जाता है, तब तक बताते ही नहीं है. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बच्चे का देखना है, अपना बच्चे का टॉयलेट रूटीन, तो सी कि वो रोज कर रहा है. रोज का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ इम्पोर्टेंट अगर वो 3 स्टूल्स भी वीक में कर रहा है, एवरी 30 आवर इज अ नॉर्मल इंडियन पैटर्न. सो 24 आवर्स टू 30 आवर्स में अगर बच्चा कर रहा है, स्कूल से आके भी कर देता है, सुबह नहीं करता, इट्स ओके. बट उससे मोर इम्पॉर्टेंट इज वो जब कर रहा है उसको स्ट्रेनिंग नहीं हो रही है. जब वो आता है, इट्स अ पेस्टी बनाना लाइक लार्ज स्टूल, जितना बच्चे ने खाया उतना निकल रहा है. दूसरा, बच्चे को टॉयलेट में बहुत टाइम नहीं लग रहा है. तीसरा, जब बच्चा बाहर आता है, उसको लगता है मेरा पेट खाली हो गया. अगर उसको ये कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरा पेट अच्छे से खाली नहीं हुआ, या उसको लग रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रेन करना पड़ा, चाहे वो रोज जा रहा है. कभी-कभार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं 3-4 बार ही जाता है बच्चा, बट वो छोटी-छोटी पॉटी करता है 3-4 बारी. इट्स नॉट डायरिया, इट इज बेसिकली हार्ड पेलेट लाइक स्टूल्स व्हिच चाइल्ड इज नॉट एबल टू इवैक्यूएट एक बारी में, और उसके चक्कर में वो बार-बार टॉयलेट जाता है. उस चक्कर में इवन यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज़ वो ब्लैडर रेक्टम के पीछे रेक्टम पीछे होती है ब्लैडर के, तो वो पुश करती है. तो बच्चे को बार-बार यूरिन सेंसेशंस भी आते हैं. Okay. So frequent urine passing, going to the toilet and again is not many a times diarrhea. course, It can of be course. constipation. So parents should look at the stool of the child. Correct. So we follow Bristol stool chart. We Okay. commonly give it to parents. It's easily available on web. Mhm. तो उसमें different categories of stool है. तो जहाँ पे हम कहते हैं कि banana, sausage, pasty is a normal. But अगर वो rabbit type है, छोटा छोटा, या corn type hard है, so that is constipation. Oh. So it's very easy to copy that. So and when we see. talk about constipation, are we just talking about the consistency of the stool, या फिर हम कुछ time भी इसमें डाल सकते हैं? Time 30 hours is a normal Indian pattern. Okay, okay. So 30 hours अगर आप लो तो your child should be at least passing 3 stools in a week. Right. So अगर बच्चा less than 3 stools a week कर रहा है, Mhm. या any of these symptoms which I talked about, so then it is constipation and it should not be ignored. Like now the next question that you asked me कि when should the parents worry and go to the doctor? Yeah. See, I totally agree that water intake and diet is the most important part of constipation. Right. But that's not the only part. Right. Sometimes when we parents come to us, we see that child is taking adequate water Mm-hmm. and child is also eating good fiber, Right. and yet they are constipated. Right. So there are times when we realize that it's not only diet and water, it's the holding behavior in the child. Yes. He's had an episode of a hard, painful stool Yeah. which has given him fear, and he doesn't want to go to the toilet. If he doesn't want to go and sit on the toilet, starts holding. Yeah. और स्कूल में उनको शर्म आती है पूछने में कि हम टॉयलेट जाएं, Yeah. or they find the toilets dirty, Mhm. they don't want to go, or sometimes even the teachers don't allow. It's the middle of the class, they don't allow to go. So children tend to hold the stools. And अगर आप stool hold करके रखता है आपका बच्चा, stool में water निकल जाता है colon से, Correct. तो hard हो जाता है. तो जब वो निकलता है तो पेन करता है, तो फिर वो एक vicious cycle बन जाता है. Vicious cycle बन. So that is a very common thing these days that we are noting. Other organic causes is thyroid and celiac, जो gluten related autoimmune disorder है, that can also present as constipation as one of the symptoms. And कभी कभार बहुत common चीज, हम बच्चे को constipation में लोग देखते हैं बार बार डॉक्टर्स, लेकिन नोट नहीं करते हैं कि पेरिएनल एरिया में Mhm. there is some malformation.
Oh. कभी-कभार it's just an anal ring or an anal stenosis, and even Hirschsprung's is a surgical problem जिसमें बच्चे day 1 या day 2 पे meconium नहीं pass करते हैं babies. So surgical causes are also there, या spine में कोई साथ में associated problem है. Mhm. So whenever constipation is more than 3 months Right. and it's not getting better and you're visiting your pediatrician, you're on laxatives, वो कम नहीं हो रहे हैं. So it is time that you consult on इवैल्यूएशन करा लें आप. ओके मैम, हमने जो लेटर पार्ट में कुछ डिजीजेस का नाम बोला, जैसे कि स्पेशली थायराइड या फिर हर्शपिंग या फिर आपने सीलियाक का नाम लिया. ऑफ कोर्स द इंसिडेंस ऑफ दिस इज वेरी 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 लेस कंपेयर टू फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन या फिर जो एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है. सो जनरली अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है कि बच्चा रूटीनली कॉन्स्टिपेटेड रह रहा है, so it is a time that you should get them evaluated from an expert. Yeah, because you don't want your children to become laxative dependent. Yes. You need to find the cause Cause of the of pain. it. So I always say don't treat constipation, treat the cause of constipation. Exactly, exactly. मैम, हाइड्रेशन आपने बोला, आपने ऑब्वियसली फाइबर बोला, बट व्हाट कैन बी सम होम रेमेडीज जो एज अ डॉक्टर ऑल्सो आपको पता है कि हाँ इट वर्क्स? सबसे इम्पोर्टेंट है टॉयलेट टाइमिंग एंड ट्रेनिंग. तो जब इन बच्चों को पेनफुल स्टूल एपिसोड हो जाता है, दे डोंट गो टू द टॉयलेट. सो यू हैव टू रीट्रेन देम. सो हम कहते हैं खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद बॉवल मूवमेंट आता है. सो यू हैव टू रीट्रेन देम टू गो एंड सिट ऑन द टॉयलेट एंड नॉट टू होल्ड. दैट इज वन ऑफ द थिंग. दूसरा, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चे को वाटर कितना चाहिए. सो इफ योर चाइल्ड इज 10 kgs, हिज फ्लूइड नीड इज 1 liter. If he is 20 kgs, his fluid need is 1.5. If he's 30, his fluid need is 1.8. So 40 kg का बच्चा है तो उसका 2 liter fluid adult का almost requirement. ऑलमोस्ट. So बच्चे are not drinking water. That is one thing that I've noticed. The second thing is हम फाइबर कहते हैं हम दे रहे हैं बच्चे को, लेकिन हम डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रहे हैं. इनसॉल्युबल फाइबर नहीं है. करेक्ट. So whole grains जैसे कहते हैं, Yeah. oats, whole grains, millets, these needs to be included in your child's diet so that insoluble fiber भी आपका बच्चा ले. तीसरी चीज होती है जैसे मैंने कहा टॉयलेट रूटीन एंड नॉट होल्डिंग द स्टूल. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ, कभी कभार आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल. यस. सो वी कीप ट्राइंग ऑन डाइट एंड थिंकिंग हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पर उस चक्कर में बच्चे को फिशर हो जाता है या ब्लीड हो जाता है या इतना फियर हो जाता है. सो समटाइम्स अ शॉर्ट इमीडिएट कोर्स ऑफ लैक्सेटिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल ओके. till the time you're working on the diet and fluids, so that the child feels comfortable. Toilet is something child has to go throughout his life. So I always say it has to be a pleasurable experience. Child should ट्रू ट्रू. feel like Bil- going to the washroom. इनफैक्ट आपने थोड़ा सा एक पॉइंट बोला था कि अबाउट द टॉयलेट्स इन स्कूल. देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज डन अक्रॉस लॉट ऑफ कंट्रीज एंड इट वाज फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट 30% students, they do not want to go to the toilets inside the school, and the reason varied, like whether it was about the cleanliness or whether it was XYZ reasons. इस वजह से दो चीज़ें जो कॉमनली हुई, ऑफ कोर्स वन वाज कॉन्स्टिपेशन, जैसे हमने बताया विशियस साइकिल, चाइल्ड इज होल्डिंग बैक, एंड जैसा आपने बोला. सेकंड वाज आल्सो UTI, that is urinary tract infection, which got increased. So yes, that is there, and I think that is something that as parents and also as teachers we should look into and try to solve. And another very important is the Western toilets. Oh, okay. I somehow feel that it has increased the incidence of constipation. It may be an observation, but because the typical pattern of sitting on a toilet is with your legs up, Yeah. like an Indian. Yes. They should be above the navel, and the child should not be over bending. Bilkul. So all this happens when the child is sitting on the Western toilet without a footstool. Yes. So I always take a footstool, do not overbend, Okay. and do not squeeze. Children squeeze their abdomen inside as if they're holding the stool rather than pushing it up. Pushing it out. So this toilet position and toilet, how to push in the toilet Okay. is something that we work as a biofeedback therapy. So that is what we do for children with chronic constipation, that we kind of teach them exercises, how to sit on the toilet and how to push. Oh, okay. So the So medications may not work in such children. right, exactly, it's functional. So stool wala really works, right? Also, ma'am, अब मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं था, बट बिकॉज आपने बोला एंड इट वाज सो स्पॉट ऑन, स्पेशली टीनेजर्स में एवरीवन हैज देयर सेल फोन्स दीस डेज, and they go to the toilet with their cell phones, and they would sit on and the western commodes, western toilets, they sit on it,
and they sit for hours. Like I know in my distant family, there are my niece, nephews who sit for like 30 minutes, 25 minutes. What is the downside of this? See, we've always read books in the toilet. People Yeah. have written good ideas coming in the bottom. So true. So, but it is a sort of first is cleanliness. Phone is something which you're putting next to your ear and mouth. So it needs to be away from the washroom. Right. That is one thing that I feel. Second is children they get so engrossed in those video games and in these movies that they're actually not concentrating on pushing. Oh, okay. You know, Okay. and then that bowel movement comes. You're Mhm. supposed to respect that bowel movement and you're supposed to push alongside it because body is doing half the work you are supposed to do to get that, but you tend to ignore that bowel movement because you're so engrossed in your laptop or your phone Mhm. that you do not push. Right. So that becomes another. Okay. Plus if you keep sitting on the toilet, it's just becoming a bad habit, I would Right. say. So I always say you tell your children you'll get the phone once you're out within 10 minutes Okay. rather than taking it inside. Right. Ma'am, is there any link with the hemorrhoids or piles that children can actually? Hemorrhoids and piles happen when we strain too much. Acha. So whenever there is a bowel movement and you push the stool out, your force should be 50 to 60%. Okay. But if every day you've got into the habit that you've not respected your bowel movement, you've gone and sat at any favorite time of your show and watching your mobile there and pushing hard. Right. So if you keep pushing hard, the vessels dilate because of pressure and they cause piles. Okay. So too much straining is the cause. Is the cause. Okay. Yes. So again, spits up are very common. It's just more of a laundry problem, I would say. But uh, when do spit ups become wrong? Like when should I be concerned about spit ups? See, spit ups are physiological, like you said, and every baby takes out a curdy small amount of milk after a feed and burps, and feels better. So that's a normal. It's physiological because there is a lax LES. तो अगर हम फूड पाइप और टमी का जंक्शन देखें तो बच्चों में वो हल्का सा लूज होता Lose होता है. है which gets better by 12 to 18 months of life and spit ups go normal. But कई बच्चों में this is not regurgitation, it is vomit. Right. So that is worrying. तो worrying again red flag symptoms that we say. सबसे important है कि बच्चा अगर more than 50% of the feed निकाल रहा है, दूसरा worrying है कि अगर बच्चे का weight gain नहीं हो रहा है. Right. तीसरा है अगर उसमें blood tinged Oh, okay. कुछ है. चौथा है spit ups are normally non forceful. Okay. हल्का सा निकालता है. Projectile. बट अगर प्रोजेक्टाइल हो रहा है Oh. सो दैट्स वरीसम. कभी कभार साथ में स्पिटअप्स के बच्चे को ब्लड इन स्टूल्स भी आ रहा है, ब्लड टिन स्टूल्स व्हिच कैन बी अ साइन ऑफ काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी. सो आई ऑलवेज या बच्चा आर्च कर रहा है पीछे की तरफ सर लेके लेट रहा है, नोज से निकल रहा है मिल्क. सो ऑल दीज आर वार्निंग साइंस. Exactly. तो नॉट गेनिंग वेट, forceful vomit, blood tin stools, arching, excessive crying, inconsolable, Right. all these are signs of reflux disease rather than just a basic spit. Just a basic spit up. And these are the cases where they should consult a doctor. You mentioned about cow milk allergy there. Thoda sa if you can tell us, because aajkal as a sentence, as a word, it's gone really popular. And there's a lot of misuse that's happening. So exactly ये है क्या और when should I be concerned? See, cow milk protein allergy is being overdiagnosed in our country also, I would say, but it's lot underdiagnosed also. Okay. So cow milk is a misnomer. Basically, it means animal milk. चाहे वो गोट का हो, चाहे कैमल का हो, चाहे बफलो का हो, चाहे काउ का हो. It is animal milk. तो अभी जैसे जैसे हमारी सोसाइटी वेस्टर्नाइज हो रही है, कह रहे हैं कि पिछला डेकेड था अस्थमा डिजीज का. अब this decade is going to, now start coming of allergies. And food allergies also going to come up in our country like the West. So cow milk protein allergy is a form of food allergy and that we see in babies. तो नॉर्मली बेबीज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बाय 6 वीक्स ऑफ लाइफ एंड बाय 7-8 मंथ्स तक आते हैं हमारे पास एंड दे आउटग्रो बाय 1 ईयर ऑफ एज. तो इट्स अ गुड थिंग कि वो आउटग्रो कर जाते हैं. एंड बेबीज एज यू सेड एक्सेसिव रिफ्लक्स के साथ आते हैं, कॉलिक्स के साथ आते हैं, ब्लड टिन स्टूल आजकल एक कॉमन प्रेजेंटेशन हो गई है जिसके साथ बेबीज आते हैं, स्टिकी ब्लड टिन स्टूल्स के साथ आते हैं. वेट यूजली फॉल्टर नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल बहुत सीवियर हो जाते हैं एंड देर एक्टिव बेबीज. So how we differentiate them from infection is that this is an active baby feeding well yet passing blood in stool. Lethargic नहीं. नहीं है तो वो सेप्टिक नहीं है ना, फीवर है उसको.
एंड एक आईजीई टाइप ऑफ काउ मिल्क एलर्जी होती है विच इज़ वेरी सीवियर। उसमें तो जैसे ही बेबी को मिल्क प्रोटीन इंट्रोड्यूस होता है, बेबी के लिप्स के अराउंड भी रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, रैश हो जाता है, टिपिकल आईजीई मेडी। बट दैट्स वेरी Very कॉमन। common. द मोर कॉमन इज द नॉन आईजीई मीडिएटेड, जिसमें ये सारे सिम्टम्स जो मैंने पहले डिस्कस किए, रिफ्लक्स एंड तो ब्लड इसका थिंस। ट्रीटमेंट यही है कि हम उसको विड्रॉ कर लें और The gold standard diagnosis is elimination diet for 6 to 8 weeks. And if you feel you want to re-challenge, you may re-challenge. Yes. Sometimes we do sigmoidoscopy to check for any aphthous kind of ulcers in the rectum. But mostly it's a clinical diagnosis. अच्छा, So you exclude for 6 weeks. If the baby's got better, you don't actually need to challenge. Right. But you can challenge anytime after 3 months okay. and see. if हाँ you're- मतलब मोस्टली बिकॉज हमारी सोसाइटी इनफैक्ट ऑल द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड में इतना अटैचमेंट है मिल्क से कि पीपल वुड वांट कि Constipation का another कारण, like I राइट excess milk in our life. so true ma'am I wanted to talk about frequent stomach bugs or abdominal bugs और मतलब इन लेमन जो हम bugs बोलते हैं एक्चुअली में क्या है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई वांट टू नो लाइक डीवॉर्मिंग कब करनी चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए किस एज ग्रुप में करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए See, stomach bugs is a very broad term. इट इज अ ब्रॉड टर्म स्टमक एक सिर्फ पार्ट है हमारी गट का। राइट अगर हम गट बग तो हम बोले राइट तो फूड पाइप से शुरू होता है, स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आती हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स आती हैं। तो जो स्टमक बग है, बड़े बच्चों में हम एच पाइलोरी देखते हैं, पिच जो हमारे स्टमक में तंग कर रहा है बच्चों को। आजकल इवन अल्सर्स के साथ आ रहे हैं हमारे पास बच्चे। दूसरे स्टमक बग्स होते हैं जो इंटेस्टाइन्स में इन्वॉल्व करते हैं, सो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को करते हैं। तो जैसे जियार्डिया होता है, तो वो हमारे बच्चों को वेट गेन नहीं होने देता, क्रॉनिक अब्डोमिनल पेन करता है, क्रॉनिक डायरिया करता है। दूसरा होता है एक्यूट बग्स, जैसे कोई वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, रोटावायरस डायरिया हो गया, नॉर्वो वायरस हो गया, जो विंटर डायरियाज होते हैं जिससे हमारे बच्चे इन्फेक्ट होते हैं। दूसरा सैल्मोनेला ग्रुप, जो टाइफॉइड ग्रुप ऑफ लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हमारे गैस्ट्रोएंटराइटिस भी करते हैं साथ में। एंड अमीबियासिस इज अनदर जो क्रॉनिक इलनेस करता है। बिल्कुल डायरेक्ट So there are lots of bugs, parasitic, bacterial, and viral, which keep coming and going, and depending on the season, we pick them up. So there is no role of antibiotic in viral diarrhea, which is very important. which is very important for everyone to understand yeah Yes. Hmm. And it's very common. it's very common So we should have patience. Don't force your pediatricians to put antibiotic on day 2. so Have patience. मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे का काम है निकालना, आपका काम है पिलाना। दिलाना So 2-3 दिन उसको करने दो and it ORS gets set. पिलाते रहिए Yes. the only treatment that you need to give is an ORS Yes. to some extent would you say probiotics also Yeah. Yeah. So that's what I always say. Probiotics are live organisms. Yeah. So you should not take them over the counter. अगर आपने बच्चे को नॉर्मल गट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए देने हैं तो नेचुरल प्रोबायोटिक्स दीजिए। right तो नेचुरल प्रोबायोटिक्स कर्ड, योगर्ट, फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसास, इवन घर का बना हुआ अचार विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। सो दीज ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स जो नॉर्मली आपके बच्चे की डाइट में वैसे भी होने चाहिए गट हेल्थ के लिए। बट ऑफ कोर्स जो मार्केट में प्रोबायोटिक्स आते हैं उनकी इंडिकेशन है एंड आपके डॉक्टर्स इंडिकेशन के हिसाब से डालते हैं। सो दे स्टडीड ऑर्गेनिजम्स इन मेडिकल लिटरेचर जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करते हैं, तो तभी यूज़ करते हैं। right तो एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया अगर हो रहा है तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक के साथ या उसके कोर्स के बाद आपको एक स्पेसिफिक प्रोबायोटिक देना है। Yes. ऐसी एक्यूट वाटरी डायरिया के लिए आपको पता है कि यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर फॉर 3 डेज टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया क्विकली। इरिटेबल बॉवल्स में हम कभी कभार प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं, आईबीडीज में हम यूज करते हैं प्रोबायोटिक्स, इवन इन्फेंट कॉलिक में हम दे आर रिकमेंडेड प्रोबायोटिक्स दैट वी यूज फॉर 3 वीक्स। सो इट्स ओनली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म दैट वी गिव। तो हम ओवर द generalize नहीं कर सकते दे आर मेडिसिन्स इन अ वे। right exactly so every particular situation has a different strain of probiotic जो आपको उस टाइप पे देना चाहिए right मैम आई वांट टू टॉक अबाउट इतना ज़्यादा लोग अब शुगर ले रहे हैं ठीक है बच्चे दे स्टार्ट विद द कैंडीज दे आई मीन इट्स एवरीवेयर यू इट्स ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल कि आप दोनों चीज़ों को अलग कर पाए दो नाउ लॉट ऑफ अवेयरनेस इज कमिंग अबाउट द शुगर इनटेक एंड रिसेंटली हमारे पास एक डेंटिस्ट आए थे एंड वी हैड अ वंडरफुल एपिसोड अबाउट how the sugar is actually destroying the entire dentition especially in the younger generation what is your take on sugar and
the entire gut? I always tell the children who come and visit me कि to satisfy a small piece of tongue, which doesn't even have a bone, Yeah. you are spoiling your entire tummy and so it's as simple. Yeah. Because इतनी आदत पड़ जाती है हाई शुगर इनटेक की बच्चों को कि उनको नॉर्मल टेस्ट ऑफ फ्रूट या फूड पसंद ही नहीं आता. Yeah. And somewhere that high sugar Mm-hmm. is killing their appetite also for normal tasting foods. Because वो इतना उनको, because if you see a soft drink can, Mm-hmm. I tell them to read labels. Mm-hmm. So 27 gram of sugar Sugar होता है in that one can of 200 ml. And अगर एक 10-year-old बच्चे की हम sugar requirement देखें, Mm-hmm. so that is only 5 gram a day. Salt is 5 gram and sugar is 25 grams. 25 ग्राम मतलब 5 चम्मच दिन के. वो 5 चम्मच वो को तो तो वो कैन में एक भी कैन में ही ले लेता है. तभी तो उसको एकदम हाई मिलता है because it just goes into his bloodstream and causes him refreshing feeling. बट उसकी पूरी दिन की शुगर रिक्वायरमेंट चली गई. Right. यू नो एंड इवन अगर हम शुगर इमीडिएट इफेक्ट तो ये है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड या बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं. Mm-hmm. Mm-hmm. शुगर जो बच्चे हाई लेते हैं देखा जा रहा है कि आपके बैड बैक्टीरिया जो गट में है, गट माइक्रोबायोम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. एंड कैंडिडा इनफैक्ट फंगल ग्रोज मोर इफ योर शुगर इनटेक इज मोर. सिमिलरली आपकी गट लीकी हो जाती है. So it is prone to all these allergies and IBDs and immunity disorders, autoimmune disorders. Yeah. So it makes your gut leaky and inflamed. Oh, okay. So in the long term, sugar and even fatty livers that we are getting in children these days are somewhere because of high sugar intake, high fructose intake. Ghee butter नहीं जितना fructose harmful है. Exactly. एक ये भी बहुत बड़ा वो है कि fat is so bad, but actually में the simple carbs, simple sugars जो हम ले रहे हैं तो So complex carbs are always always better better. for children. Yes, ma'am. Ma'am, we were talking. We already touched this topic. बच्चा सुबह उठा और उसको एक्चुअली में ये भी एक बहुत कॉमन सिनेरियो है. बच्चा सुबह उठा, उसको पेट में दर्द हुआ, उसने मम्मा को बोला कि मेरे को आज स्कूल नहीं जाना. तो मम्मा ने बोला नहीं बेटा नहीं कुछ नहीं होता चले जाओ. So what is the truth behind this? Because there is also a school of thoughts and in fact some element of reality also जो बोलता है कि there is stress related tummy aches and it is actually happening to a kid. But वही बच्चा अगर 2 मिनट में आप बोल देंगे कि ठीक है आज छुट्टी ले लो और खेल ले तो वो चला भी जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा. एंड फिर हम बच्चों को बोल देते हैं ये तो नाटक कर रहा था. So what is because there is some connection between, so if you can. Gut is your second brain. Yeah. So I always tell children कि ये जो टमी पेन्स होते हैं ना स्ट्रेस वाले, these are real pains. Yeah. पहली बात तो let's not discard them as बच्चा नाटक कर रहा है. छोटे बेबीज नाटक नहीं करते हैं. ठीक है, एडोलेसेंट्स में हमें तब भी लगता है कि probably they want to avoid an exam or something, they don't want to go. But जो बच्चे 5 years 6 years के होते हैं उनको भी सुबह होता है. तो I always say these are functional abdominal pains. Functional does not mean acting. These are real pains. आपकी बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं, आपकी बॉडी के नर्व्स एक्टिवेटेड हो रही हैं, आपका गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो रहा है. इसलिए वो बच्चे जो बॉवल की मूवमेंट भी है उसको पेन की तरह परसीव करते हैं. और जैसे हम कहते हैं ना बड़ों में सर दर्द हो जाता है स्ट्रेस में, या हम लोगों का कोई इंटरव्यू होता है तो हमें बटरफ्लाइज इन द स्टमी होती है, सो वो हमारा गट ही है. तो ऐसे बच्चों को भी एग्जाम से पहले हो गया, या दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क एट नाइट एंड दे हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, या उनका कोई इवेंट है स्कूल में तो उनको वो एकदम डायरिया हो जाता है और दे प्यूक आउट इन द मॉर्निंग. सो ऑल दीज आर real Real things pains. happening. Yes, that's happening. Very less amount is that psychosomatic pains, yeah, panic attacks, which are mixed with pain. Right. But mostly what we now label them as disorders of gut-brain interaction. So there is a new terminology to it. We don't want to call them functional. We don't want to call them psychosomatic. That's a label. Yes. So now this is a proper diagnosis, which is a diagnosis of exclusion. ज़्यादा टेस्ट नहीं चाहिए होते इसमें बच्चों को. इट्स जस्ट अ रोम फो क्राइटेरिया जो हम बच्चों को हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं, रिकरेंट पैटर्न देखते हैं एंड कोई रेड फ्लैग साइन नहीं मिलता तो हम इनको लेबल करते हैं एज डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन. And what should be my approach towards this kid? यस, सो सबसे इम्पोर्टेंट तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू नो कि इट्स अ एंटिटी एंड हर चीज़ के लिए एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन्स नहीं चाहिए.
It is more of a diagnosis made by a pediatric gastro who takes your detailed history and rules out the basic test. Of course, we do so that we don't miss out anything. And then we label them. And इसमें बहुत बारी biofeedback therapy, how to manage that pain episode. You know, sometimes we take help of a psychologist also. And दूसरा probiotics have a role. तीसरा diet, you know, avoiding high food map diets जिसमें high gluten, high dairy, you know, ये avoid करते हैं हम. So that really helps. And restricted screen time, Mm. proper fixed sleep time, So what holistic approach holistic आप करो approach is है? what is needed. Great, great, great. That is actually because दो चीजें थी मैम हमने ना देखा कि I mean particularly with my daughter. So this was happening, and my wife is a ophthalmologist. So we were just generally discussing कि क्यों ऐसा हो रहा है, and we noticed a pattern that she was doing on this one particular day of the week. Like it was recurrent, okay? And we opened up her entire, schedule of that day, and there were two particular classes that were coming on. So we started asking, and we came to a conclusion that that particular subject she is just having no interest in. She doesn't want to study that. So slowly we counseled her over that there, but अगर हम ये चीज इस तरह से हटा देते कि it was just happening and नाटक है ये, but great. Children go to the infirmary in that particular period. And when particular period is over, they will come. ये होता था, मेरे साथ ही होता था जब मैं छोटा था. मुझे याद है मैथ्स शुरू होती थी और मुझे लगता था मुझे तो क्लिनिक जाना है. मैं ओह माय गॉड. सो ठीक है, इट्स अ साइकिल दैट्स कमिंग अगेन. मैम देयर वाज दिस in fact पता है वी ऑलवेज से गट फीलिंग राइट, एंड ये कितना सच है कि if you want to keep your feelings good, keep your gut really healthy, and that's like so true. Ma'am, that brings us to one very broader question. As a parent, as an Indian parent, मुझे अपने बच्चे की गट हेल्थ को अच्छा रखना है. तो ऐसे मुझे कौन सी 5 चीज़ें हैं जो 100% करनी चाहिए और ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए? Let's understand gut microbiome. Basically, gut microbiome हमें मिल जाता है as we are born. Yeah. So, lot of antenatal things also affect our gut microbiome. तो मदर की डाइट क्या थी इन द वूम जब बच्चा था, वजाइनल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुई है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स बेबी ने स्टार्टिंग में कितनी खाई हैं. तो फर्स्ट 5 इयर्स में हमारा गट माइक्रोबायोम ऑलमोस्ट 70% बन जाता है. उसके बाद 20 to 30% होता है जो फ्लेक्सिबल होता है. एंड दैट ऑफ कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन आवर डाइट. सो आपने देखा होगा फैमिलीज में कॉन्स्टिपेशन रन करती है. So this is because we have a gut microbiome which is genetically determined as well. Environment plus genetics. अब जो diet है that is our part. So first 5 years of life it's very important कि हम अपने बच्चे को और भी अच्छी diet दें because it's forming our gut microbiome. And diet में I always tell children कि हमारे gut में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड एक बैड. सो जो गुड है उनका फेवरेट फूड इज रेनबो फाइबर. Oh. सो दे लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स. सो अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन एंड साथ में लॉट्स ऑफ वाटर अगर आप देते हो तो वो गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनका फेवरेट फूड है शुगर, प्रोसेस्ड फूड. जो भी जंक फूड है. यस. Okay. तो वो आपको इनटेक कम रखना है. एंड दूसरा हो एंड ओवर एंड अबव लाइक यू सेड एंटीबायोटिक यूज unnecessarily avoid करना है. only when it's needed then only to use it and then take a proper course Yes. and then follow it even with a nice probiotic diet or whatever your pediatrician has recommended. very important. दूसरा हमको बच्चों को water intake पे स्पेशल फोकस रखना है. half of your illnesses are flushed away, be it a urine infection, be it your stool, if your water intake is good. So that is very important. एंड जो नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग ना बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और हमें कहते हैं मैम ये पूरा दिन यही खाता है, अगर इसको खाना खिलाओ तो ये वॉमिट करता है, बट अगर इसको हम इसका बर्गर दे देते हैं तो ये खा लेता है. यू नो, बट बच्चों को लाता कौन है? सही बात है. पेरेंट्स, चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट यू शो देम, व्हाट दे सी इन द हाउस. Right. आप खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और आप बच्चे को बोलोगे नो, बिल्कुल. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. Not possible. नॉट पॉसिबल. सो आप अपने फ्रिज को स्टॉक कर रहे हो एंड देन यू टेल देम डोंट ओपन द डोर. सो आई थिंक दिस इज व्हाट पेरेंट्स नीड टू लर्न, दैट यू नो हाउस इज अ हाउस एंड नॉट अ होटल.
आई ऑलवेज टेल दैट। सो हाउस को आप हाउस की तरह रखो, खाने में 2 चॉइसेस दो कि ये खा लो हेल्दी या ये खा लो हेल्दी। डोंट गिव देम 10 कैफेटेरिया चॉइसेस, अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच नहीं करो, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट इज़ हार्मिंग योर चिल्ड्रन द मोस्ट दीज़ डेज़। यस, यस। मैम 2 चीज़ें आपके इसी उससे, एक आपने बोला प्रोबायोटिक्स फॉलोड बाय एंटीबायोटिक्स इन केस अगर हुआ है। मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं प्रैक्टिस में कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब अगर हुई है तो उसी के साथ में प्रोबायोटिक दे दी जाती है। सो दिस इज़ वन वे दैट आफ्टर योर एंटीबायोटिक आप वो ले लीजिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या इन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए? नॉट रियली, इनका इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट्स अ मेडिसिन एंड दैट्स अ लाइव ऑर्गेनिज्म। या सो can this medicine, because this is a genuine question of people, because it's a medicine which is made to kill bad organisms, antibiotic, and these are the organisms, whether they are good, do you think they can kill these? see, These are the questions that come across. So that's what I tell parents. Don't think probiotics are, if any probiotic will work. okay, There are lots of randomized control trials that are happening. There are a lot of systematic reviews which are coming, and you'll be surprised that our web and our Google is loaded with antibiotic and probiotic articles. But if you take a consensus, you can't even figure out 5 good names yeah, which are there. And there was a recent study by, in fact, a pediatrician only, which was done, which showed that what the labels read outside are not actually the organisms found inside. oh my god, एंड द टेम्परेचर, अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं तो वो वो ऑर्गेनिज्म मर ही जाते हैं। सो यू नो, एंड दीज आर लाइव ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में अगर आप ये लाइव ऑर्गेनिजम्स दे जाओ, दे कैन बी मोर हार्मफुल, दे कैन इवन लीड टू ब्लोटिंग इन योर चाइल्ड। एवरी डे आई गेट अ पेरेंट हु टेल्स मी कि बच्चे को डायरिया होता है और मैं एक प्रोबायोटिक खिला देता हूँ, उससे ठीक हो जाता है। दैट्स द नोशन। We need to understand that, you know, these are live organisms. Maybe that is only causing your loose motion or your bloating to your बिल्कुल child. बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे तो द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोबायोटिक इटसेल्फ इज आल्सो लूज मोशन, राइट? So, ma'am, since you were talking about probiotics, again, I'll not name the brand, but there are lot of drinks that are available on the shelf, very sweetened drinks, smaller bottles that come out there, and they are rich in these probiotic organisms. And बच्चों को ये इतना पसंद आता है, It's like because of the sugar content. because of sugar content, yes. So, I think आपके expression से मुझे answer तो मिल गया है. It's a big no-no for these drinks. See, as anything which is high sugar is a big no-no. And secondly, आप प्रोबायोटिक घर में दो ना। दही हो ठीक गया, है, या घर का दही खिलाओ, थोड़ा खट्टा खिला दो अगर बच्चा ले लेता है, with some fruit mixed in it, make a smoothie. I always tell them, get into the habit of making a smoothie. It's such a healthy diet. yes. And similarly, dosa, idli, हमारा basic खाना है, which children love. And घर का अचार, आम का अचार. So ये मुझे मतलब if you think about it, achar also has probiotic is such a nice thought. kimchi salad, Kimchi तो salad बड़े is बच्चों great. को भी बड़े अच्छा, शौक। बच्चे के kombucha ले सकते हैं थोड़ा अगर घर पे बना हो तो? Yes, yes. Yeah. Right. Even और kefir, Yeah. एक you see it, Yeah, yeah. बहुत सार बहुत सार होता है, होता तो है. छोटे बच्चे नहीं लेते, बट बड़े बच्चे लेते हैं, and it's a super source of probiotics. Yeah, yeah, it is. Yes. Ma'am, very unrelated question, but होता क्या है कि so all of us have had this habit of drinking a little bit of cold drinks here and there, right? We have done soft drinks, sodas, whatever. Like you said, अगर बच्चे को नहीं चाहते हो कि वो पिए तो set an example. So मैंने भी कर लिया set example, okay, I'll not also drink है, मैं पीऊंगा ही नहीं इसके आगे सोडा कोई सा भी sweetened. But instead what I took, I started having little bubbly water, little sparkling water. And my daughter, she said, Papa, if this is fine and you're having, can I also have some? So ठीक है, मैंने भी उसको भी थोड़ा सा दे दिया. But I know it's carbonated water. What as a like what from your perspective ये See, कितना गलत है see, या है? I always say, कभी कभार cheat day is okay. Yeah. You know, we are not living like a Hitler rule. You know, so weekends पे cheat day सबको allowed है, हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं. बट उसको रेगुलर डे में रूटीन ना बनाओ कि बच्चा पानी नहीं पी रहा और सिर्फ स्पार्कलिंग वाटर पी। यू नो, वन सैटरडे को ले रहा है, इट्स ओके, संडे को ले रहा है, इट्स ओके। तो हर चीज मॉडरेशन में तभी की इम्पोर्टेंस ही एंड रही. कंबाइन अ जंक विद अ हेल्दी।
सो आई ऑलवेज टेल कि आपने अपना बनाना शेक लिया है तो साथ में आपको एक कुकी मिल जाएगी, यू नो। सो आई ऑलवेज मेक दैट रूल कि एक जंक के साथ एक हेल्दी। आपने अपने 2 एग्स खाए हैं, उसके बाद आपको आप थोड़ा सा कुछ मिल- जंक मिल जाएगा। सो दैट इज द वे यू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन। एंड डेफिनेटली हमें दूसरे ऑफर करना है। आम पन्ना बनाए, नारियल पानी घर में रखें, नींबू पानी बनाए, तभी तो छाछ बनाए। अगर हम वो बनाएंगे ही नहीं घर में, आपका वर्ड बड़ा अच्छा है, बनाएं, मंगाए नहीं, right? So because there everything is available out there, and this is so important. But yes, so true. Now, little bit pertaining to your field, because you are a specialist in the field of gastroenterology and particularly liver transplant expert. So, ma'am, तीन चीजें के बारे में हम पूछना चाहते हैं. One is of course IBD in children, जो आजकल बहुत ही कॉमन है, एंड उसके बाद लिटिल बिट अबाउट सम पर्टिकुलर स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट दैट यू हैव डन इन योर करियर, एंड फैटी लिवर इन चिल्ड्रन, बिकॉज that again is on the rampant. you've asked such pertinent questions. And when I was 15 years back, all these 3 diseases were something we thought we will only read in Adult. textbooks or adult Or adults. or Western society, you know. But now things have changed. In fact, I recently published a study of 20 years experience of IBD in children that we have seen over a decade. And even adult studies have come up which have shown that there is such a sudden rise in our country. Again, it is, you know, there is no particular one answer why, but westernization is the only, and artificial sweeteners and ultra processed food has been linked to IBD. So only link which we've got really with environment is ultra processed and artificial sweeteners. So this is something IBD क्या होता है? Inflammatory bowel disease. Yes. तो मतलब आपके बच्चे की गट जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, Hmm. swollen हो जाती है, रेड हो जाती है. It can cause lot of blood in stools जिसको हम ulcerative colitis कहते हैं. It can also present as poor growth, abdominal pain and thickening in the bowel on ultrasound, जो उसको हम क्रॉन्स डिजीज कहते हैं. एंड वो पहले टीबी के साथ बहुत कंफ्यूज होता था. अब इनफैक्ट टीबी इज गेटिंग लेसर बट क्रॉन्स वी आर पिकिंग अप अ लॉट. एंड इसकी कोई एज नहीं है. इनफैक्ट देयर वाज अ थीम ऑफ आईबीडी लास्ट ईयर दैट आईबीडी हैज नो एज. So up we are picking up babies as small as 6 to 8 months with IBD. Good. To the major common age that we get is 7 to 15 years, जिस पे हम पकड़ते हैं. एंड मोस्ट अलार्मिंग साइन होता है अगर आपके बच्चे को ब्लड इन स्टूल्स आ रहा है. It's the most alarming sign, I say, which you need to rush to a pediatric gastro immediately. कि कितने एज के बच्चे की बात कर रहे हो आप? बेसिकली किसी एज में भी हम पकड़ रहे हैं. हम 6 मंथ्स पे पकड़ रहे हैं, 2 इयर्स पे कर रहे हैं, 4 इयर्स पे कर रहे हैं. बट कॉमनली अगर मैं देखूं तो समवेयर बिटवीन 8 to 15 इयर्स is something that we are getting IBD and ulcerative colitis जिसमें blood in stools आता है, डायरिया होता है. We think infection है, एंटीबायोटिक देते हैं, 5 days देते हैं, but the blood is not getting better. So that is an alarming sign. And दूसरा, ये एकदम से ऑनसेट होता है इसका? yes, it can come immediately. हम्म. और क्रॉन्स थोड़ा इंडोलेंट होता है, स्लोली. जाता. तो क्रॉन्स में आप देखोगे 2 साल बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, या 6 महीने 1 साल, यू नो, बच्चे के पेट में दर्द हो जा रहा है, कोई कॉज नहीं मिल रहा. फिर उसका सीटी स्कैन होता है, यू नो, अल्ट्रासाउंड में कोई बॉवल थिकनिंग पकड़ लेता है. सो बॉवल थिकनिंग इज समथिंग विच शुड नेवर बी इग्नोर्ड ऑन अल्ट्रासाउंड, विच बिकॉज नॉर्मली वो बॉवल पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर अगर वो कमेंट कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, क्रॉनिक अब्डोमिनल पेन्स. हमारे पास बच्चे वॉमिटिंग्स, पेन अब्डोमेन से आते हैं, कोई कॉज नहीं मिल रहा और वेट लॉस हो जा रहा है. And when we do endoscopy, we find duodenal ulcers, gastric ulcers, small bowel Crohn's. And large bowel Crohn's में हमको blood in stools and colitis वाली picture मिलती है. And sometimes extra intestinal manifestations भी होती हैं, साथ में joint pains हो रहे हैं, या red eyes हो रही हैं बच्चों की, या pancreatitis हो रहा है, या liver enzymes बढ़ रहे हैं. So it's a multi-system disorder. So it's very important कि you know we are aware of it. एंड बड़े सिंपल ब्लड टेस्ट हमें क्लू दे देते हैं. जैसे बच्चे का सीआरपी बहुत बड़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट्स बहुत बड़े हुए हैं, अनीमिया हो रहा है, यू नो, ब्लड स्टूल रूटीन में ब्लड आ रहा है. सो दीज आर वेरी सिंपल टेस्ट जो हमको क्लू देते हैं कि मे बी डीलिंग विद आईबीडी. मैम, 3 ट्रिगर्स आपने जो बोले थे कि हमें एक ही लिंक मिला है इन 3 चीज़ों का. वन वाज यू सेड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अनदर 2 वर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ओके. एंड डेफिनेटली रिकरेंट गट इन्फेक्शंस. ठीक है, तो अभी ये जैसे छोटा बच्चा है, 6 महीने का या 8 महीने का या 4-5 साल का भी है, उसमें तो ये सब कुछ नहीं हुआ, तो हम सिर्फ जेनेटिकली. जेनेटिक ओके. genes is something that is really Yeah.
the determination. I mean, that's all luck part, right? Right, ma'am. Ma'am, secondly was, of course, some stories from your liver transplant side. I've been working in liver transplant for last 15 years now. And every child and every mom, I think I learn, they inspire me. I inspire them to go ahead with that journey. But their journeys are so inspiring that I feel that, children are so resilient and they help us believe in miracles. So liver transplant is like giving another life to your child. So हमारी इंडिया में जो liver transplant होता है, हम अब weight is not a criteria, age is not a criteria. So we have transplanted babies as small as 4 kilos to as big as 18 years old. एंड लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है. दैट मीन लिविंग डोनर मतलब फादर या मदर या क्लोज रिलेटिव, अगर फादर मदर किसी रीज़न से रिजेक्ट हो जाते हैं, सो दे डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर लिवर. एंड लिवर इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, सो इट रीजनरेट्स. सो जो देता है उसका तो 6 से 8 हफ्ते में बन जाता है, और जितना पार्ट वो बच्चे के लिए देते हैं 150-200 ग्राम्स, वो बच्चे के लिए इनफ होता है. एंड इट्स अ फुल जर्नी. पहले हम डायग्नोज करते हैं. वी ओनली डू लिवर ट्रांसप्लांट अगेन कोई एंड स्टेज लिवर डिजीज है. तो हमारी कंट्री में बिलियरी अट्रीजिया, जो बेबीज को जॉन्डिस फ्रॉम बर्थ होता है, जिसको हम सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें वाइट कलर के स्टूल्स आते हैं, क्ले स्टूल्स आते हैं, वो हमारे लिए एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है. और अगर वो बच्चे नहीं ठीक टाइम से ऑपरेट होते विद कसाई सर्जरी, दे इवेंचुअली गो फॉर ट्रांसप्लांट. दूसरा एक्यूट लिवर फेलियर, जो हेपेटाइटिस ए आते हैं हमारे पास इस सीजन में अब, सो जो नो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. तीसरा हमारे पास विल्सन्स लिवर डिजीज आता है, विच इज कॉपर रिलेटेड, एंड ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी. सो अगेन लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इनटेक एंड सप्लीमेंट्स इनटेक जो लोग गुड हेल्थ के लिए अपने बच्चे को देते हैं, दे डैमेज द लिवर. Yeah. And then children come to us. So these are 4 common, and metabolic liver disease of course is another branch जो हम पकड़ते हैं बच्चों में. Ma'am, hepatitis में कितने मतलब what are the chances that a child would or can need See, 95% of viral hepatitis is normal. yeah. It gets treated at home or in the hospital with 2 to 3 days of admission. Only 5% go into the liver failure. And usme bhi it's just the 1% who need transplant. But the incidence in our country of hepatitis is so high, that 1% is also quite a significant. Factly hepatitis के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं because in layman jaundice बोल देते हैं वो लोग उसको. हेपेटाइटिस होता है लिवर में इन्फ्लेमेशन है. तो आपका लिवर है वो सूज जाता है. वो आपका वायरस आता है आपकी बॉडी में, जो यूजुअली गंदे खाने, सलाद, पानी से आता है, और आपके बच्चे में जॉन्डिस कर देता है. जब बच्चे में जॉन्डिस कर देता है तो बच्चे के आई पहले उसको भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, और उसके बाद उसके आईज में आपको जॉन्डिस दिखने लग जाता है. कभी-कभार आईज में नहीं दिखता है, यूरिन पीला दिखता है. तो हेपेटाइटिस आपके पीडियाट्रिशियंस पिक करते हैं और आपके एलएफटी मॉनिटर करते हैं. एलएफटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमेशा करना चाहिए, विच इज़ आईएनआर, Right. जो हमारे लिवर की खून जमने की शक्ति टेस्ट करता है. Correct. अगर हमारा आईएनआर मोर देन 2 हो गया, Yeah. दैट एंड विटामिन के हमने दिया और रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट इज लिवर फेलियर. दैट इज द टाइम जब अलार्म हो जाना चाहिए कि आईएनआर मोर देन 2 एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू विटामिन के 1 डोज, दैट इज लिवर फेलियर, एंड दैट चाइल्ड नीड्स टू बी इन द हॉस्पिटल. एंड इफ मेडिकल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वायरस ऊपर Liver failure does not mean liver transplant enough. No, Not at all. लिवर फेलियर ओनली मीन्स कि अब वो लिवर में इतना डैमेज हो गया है कि ही आइडली नीड्स टू बी अराउंड अ सेंटर विच हैज लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी. बट देयर आर स्टिल मेनी चिल्ड्रन जो हम मेडिकल ट्रेटमेंट से आईसीयू There are केयर still 90% चाहे medical but treatment. this child needs to be in a very controlled environment, and his INR needs to be monitored on a daily basis. And because kidney भी involve हो जाती है, brain में ammonia चला जाता है, LKF. So it's a very small window at times. So they need to be at the right place. And by luck, we only do if we know कि अब इसके beyond he will not survive. तभी हम liver transplant करते हैं. Otherwise हम सब medical needs पे करते हैं. But mostly manage हो जाता. But Yeah. you just need to go to the right place, get admitted in the intensive care, and take the proper treatment. तो मैम जॉन्डिस अगर किसी को है बिकॉज जॉन्डिस बहुत रैम्पेंट है कंट्री में एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन्डिस वी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस ए जो इन्फेक्शियस है. हेपेटाइटिस ई भी होता है इन्फेक्शन बट डू यू सी दैट Yes, we see a combination of Hep A and E. ओके Yes, and that makes the liver disease more fulminant. राइट And pregnant ladies में Hep E ज़्यादा है. And ये vaccine preventable है Hep A. राइट हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल है. यस यस मोस्टली लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो लगवा लेते हैं बट हेपेटाइटिस ए अभी भी बहुत Because it's an optional इट्स एन vaccine. ऑप्शनल वैक्सीन.
सो दैट इज ए पॉइंट दैट विथ हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन डेफिनेटली लगानी चाहिए बच्चे को अपने। मैम जो हेपेटाइटिस ए है पर्टिकुलरली या जो भी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है उसमें ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइंस होंगे कि अब घर पे ट्रीट मत करो, इसको ले जाओ? वो तो अब उनको तो विटामिन के का रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा घर पे, तो घर पे ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स उनको देख सकते हैं कि नाउ इज द टाइम दैट यू शुड टेक इट टू अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पुअर ओरल इनटेक। ओके। अगर आपका बच्चा यूरिन नहीं पास कर रहा है 4-5 बारी दिन में और वॉमिट कर रहा है, ओरल इनटेक पुअर है, तो ही नीड्स एन हॉस्पिटल एडमिशन। सेकेंडली, इफ द चाइल्ड्स फीवर इज परसिस्टिंग बियॉन्ड 5 to 7 डेज, ओके, नॉर्मली हेपेटाइटिस में फीवर 4-5 दिन आता है और फिर बंद हो जाता है और फिर जॉन्डिस आता है। सो अगर फीवर इज परसिस्टिंग बियॉन्ड 7 डेज, वी से कि मोस्ट लाइकली उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है साथ में टाइफॉइड का या और कोई, सो दैट नीड्स। तीसरा, अगर आपके बच्चे में जॉन्डिस इन आईज बहुत डीप लग रहा है, to look at, it's getting हल्दी टाइप, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वरिंग। चौथा, आपके बच्चे का पेट फूल रहा है, या इसका मतलब अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, पेट फूल रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है, हल्का सा नेजल ब्लीड भी हो रहा है, या यूरिन में हल्का सा कलर आपको रेड कोला कलर दिख रहा है। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, बच्चा ज़्यादा सो रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है, विच इज़ अ स्टेज 1 एनकेफ्लोपैथी। सो ये तो बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन होता है कि बच्चा रात को नहीं सो रहा है, दिन में सोए जा रहा है, या इरिटेबल हो रहा है, या दिमाग पे असर आना Yeah. शुरू हो चुका है दैट इज अ वेरी अलार्मिंग साइन। ओके ओके मैम, फाइनली वी आर ऑन फैटी लिवर इन चिल्ड्रन। सो फैटी लिवर बड़ों में होता है, हम्म, गलत खाने से होता है, अल्कोहल इनटेक से होता है, बट बच्चों में क्यों हो रहा है? और बहुत आपको कॉमनली आप पता है कितना हो रहा है बच्चों में? हाँ बताओ। There are studies from India only हम्म, which have shown that almost 30% of overweight children are having fatty liver. Schools में स्क्रीनिंग हुई है एंड पता चल रहा है। एंड जो इसका एज ग्रुप है हम्म, वो 16 to 15 years, 6 to 15 years, अगेन adolescents, Yeah. what we say। तो पहली बात तो फैटी लिवर इज बिकमिंग अगेन अ वेरी, नो इट्स नॉट सो अनकॉमन लाइक वी स्पीक। तो दूसरा, फैटी लिवर ओवरवेट बच्चों में और भी कॉमन है, अप टू द रेंज ऑफ 45 to 60%। So every overweight child needs a screening for a fatty liver, I would say. And ultrasound बल्कि काफ़ी बारी लेट पिकअप करता है। So fibroscan is the thing that we are supposed to do for a fatty liver diagnosis. एंड इसकी स्टेजेस होती है। अगर सिर्फ फैट है तो हमारा सिर्फ हमें फैटी लिवर दिखेगा, मतलब हमारे लिवर सेल्स में मोर देन 5% अगर फैट जमा हो गया तो हम फैटी लिवर कहते हैं। तो दैट इज फर्स्ट स्टेज। लेकिन अगर उसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन भी कर रहा है वो, तो वो स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाता है। दैट मीन्स फैट भी है और साथ में लिवर में सूजन भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, विच इज़ मोर अलार्मिंग। और फिर वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है एंड 10 से 15 साल में वो जाके आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस कर देता है। एंड दैट्स द कॉमनेस्ट इंडिकेशन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट अमंग अडल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया। सो आप सोचो, अगर किसी बच्चे को हो रहा है फैटी लिवर, so that means he's going in after 20 years to a liver transplant as an adult. So it's very important to diagnose and pick early so that during their adult life they don't go into liver transplant. तो ये मेनली ओबेसिटी से ही रिलेटेड है? Obesity, yes. Obesity is the most important. Overweight. हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चे का बीएमआई ज्यादा है, तो कई तो ऑफेंड हो जाते हैं, खाता पीते घर का Right, रहता right. है, वो तो शुरू से ही ऐसा मोटा है। राइट। बट आपको बच्चे का वेट और हाइट का रेशियो पक्का देखना चाहिए जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। सो नॉट ओनली वेट अच्छा है या हाइट अच्छी है, सो बीएमआई कैसा चल रहा है आपका। तो अगर आपके बच्चे का बीएमआई ज़्यादा चलना है, दैट मीन्स आपका बच्चा ओवरवेट है, ओबीस है। हम बच्चों को सडन वेट लॉस नहीं एडवाइस करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि वेट को पकड़ लो, आप स्टैटिक हो जाओ, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, डाइट में शुगरी ड्रिंक्स कम कर दो, प्रोसेस फूड कम कर दो, सो दैट अब वो नेक्स्ट 6 महीने गेन ना करे एंड he gets into that control of the normal weight range. So this is, and dietary is the treatment. अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे का वेट कंट्रोल में रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, वो जितना फैटी लिवर हुआ है वो रिग्रेस हो जाएगा। Regress. So that's the most beautiful In part fact, of the same treatment is in also adults. followed in adults, right? मैम वो पुराने वाले क्वेश्चन में एक चीज मैं भूल गया था। हमारी कंट्री में बहुत रैम्पेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर किसी जॉन्डिस होता है तो उसको वो झड़वाते हैं, राइट? वो बोलते हैं कि तो आप obviously must have come across all of that. There are myths in jaundice like I want to talk about. पीला खाने से पीलिया हो जाएगा, हल्दी देंगे तो पीलिया बढ़ जाएगा, नॉनवेज अलाउड नहीं है पीलिया में, ठीक है, झाड़ फूक करेंगे
तो हो जाएगा, जड़ी बूटी देंगे हम्म, तो पीलिया चला जाएगा। बिल्कुल। एंड यू वॉन्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, मैक्सिमम लिवर फेलियर जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको जड़ी बूटी इनटेक हुआ होता एंड पीलिया के लिए, और वो जो उसका नेचुरल लिवर को रिकवर करना था वायरस को, उसको ऊपर से डैमेज कर दिया जाता है। सो मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ कुछ भी कर लो, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मत दो अपने बच्चे को, जितना उसका लिवर ठीक होने के चांस है ना वो भी खराब। बॉडी की अपनी एक खुद की कैपेसिटी होती है। दीज आर टॉक्सिक वही। केमिकल्स, अगर आप हम्म, जड़ी बूटी में देखें, वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक वो होते हैं हेवी मेटल्स, हम्म। वो लिवर को पूरा ही डैमेज कर देते हैं। और कोई आई थिंक ऐसी कोई आप बॉडी नहीं है जो उसको गवर्न कर आप रही हो। मुझसे लिवर ट्रांसप्लांट की स्टोरी पूछ रहे थे, से याद आया अभी 1st ऑफ जनवरी न्यू ईयर पे मेरे पास बच्चा आया, द्वारका का ही था, यहीं ओह, का था। ओके। एंड मेरे पास 1st जनवरी को सबसे पहला बच्चा मैंने देखा, एंड उसको बच्चे को सिर्फ नॉक नीज थे, जिसके लिए वो ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, एंड ऑर्थोपेडिशियन ने कहा बच्चा ठीक नहीं लग रहा है आपका, आप पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। पीडियाट्रिशियन के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक नहीं लग रहा है, आप गैस्ट्रो को दिखाइए। हम्म, उसने गैस्ट्रो को दिखाया एंड उसको हर्निया आ गया, तो किसी ने उसको बोला सर्जरी चाहिए, बट उसने उसको बोला हर्निया क्यों आ गया इस एज में, सडनली वाज अ 7 ईयर ओल्ड बॉय, हर्निया एकदम आना। फिर अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें उसको फ्लूइड मिला, ओह, फ्लूइड मिला। फ्लूइड से जब वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रो मेरे पास आए, आई सॉ द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड आई सेड आई एम नॉट वरीड अबाउट द हर्निया, व्हाट आई एम वरीड इज आपके पेट में पानी क्यों है एंड आपकी आईज में जॉन्डिस क्यों है। दिस चाइल्ड हैड अ क्रॉनिक लिवर डिजीज, जो पता ही नहीं था किसी को। एंड एंड व्हाट इज द एज ऑफ दिस चाइल्ड? 7 years, ओके। 7 years old, नॉक नीज के लिए, ग्रो नहीं कर रहा था, इसलिए वो गया था फादर। एंड उसको हमने पिक किया, एंड यू वॉन्ट इमेजिन, उसके बाद वो बीच में वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी उसने ली, बिकॉज हर्निया ठीक करना था, ही डिडंट वांट टू गो फॉर अ सर्जरी। एंड जब वो बच्चा मेरे पास एडमिट हुआ, उसका INR 5 था। ओह, ही केम वॉकिंग टू माई ओपीडी विद INR ऑफ 5, एंड हमने उसको ICU में इमिडिएटली लिया, हमने उसको मेडिकली मैनेज करने की कोशिश की, उसको विल्सन्स डिजीज निकला, एंड साथ में ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, एंड इट वाज सो बैड कि सारा मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्ड, एंड ऑन द 5th ऑफ जनवरी वी हैड टू ट्रांसप्लांट दैट चाइल्ड। द मदर बिकेम द डोनर, मदर ने डोनेट किया, एंड कल ही उसका मुझे मैसेज आया कि मैम ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे। And he's just met the principal and they have allowed him to join back the school. 6 months post transplant, he's joined the school. And now he tells me कि मैंने सारी उसकी पिक्स डिलीट कर दी हैं पुरानी, बिकॉज मैम अब वो बेबी इतना हेल्दी हो गया है, हमें पता ही नहीं था कि लो वेट चल रहा था हमारे बच्चे का, एंड आइडली उसको लिवर डिजीज चल रहा था पुअर वेट के साथ। तो व्हाट वाज द रियल कॉज, लाइक यू सेड? ओके। विल एंड विद ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, बिकॉज वो टॉक्सिक मेटल्स दिए गए थे उसको। मैम, अब तो याद नहीं है, बट बहुत पहले वो चीजें पढ़ी थी व्हेन वी वर इन मेडिकल स्कूल, आपको शायद होगा, बिकॉज वो कॉपर, वो एक फ्राइब थी जो खाती थी, क्या था नाम? That was Indian childhood cirrhosis. राइट, राइट। We don't call हाँ, ऑफ that कोर्स, disorder वी डोंट, anymore. या। विल्सन्स की इसमें एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जो कॉपर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, तो राइट, कॉपर हमारे लिवर में इकट्ठा हो जाता है, एंड और भी ऑर्गन्स में, किडनीज में, ब्रेन में, एंड वो लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है। राइट, राइट। मैम, ये जो लिवर ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट क्या होता है नॉर्मली? अभी तक आई फील हमारी कंट्री में ना अवेयरनेस नहीं है। द फर्स्ट लिवर ट्रांसप्लांट स्टार्टेड इन 1998, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स इन अ कंट्री जहाँ पे हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और अब इतनी स्पेशलाइज्ड सर्जरीज हो गई हैं, टेक्निक्स हो गई हैं, छोटे से छोटे बेबीज, इन्फेंट्स न्यू आर गेटिंग ट्रांसप्लांटेड, एंड इसका सक्सेस इज अराउंड 95%। ओह, ओके। Yes. And matlab, of course, it's a high risk surgery. And if the child requires 3 to 4 days of ICU stay, followed by a ward stay of 10 days, so total 2 weeks in the hospital. But, the last baby that we transplanted is just 5.5 kgs. And itna अच्छा 2 weeks per discharge. And 95% survival, but definitely you have to respect the new liver that you've been given. Of It's a course. new life, so regular follow-up with the pediatric hepatologist is needed. Okay. तो पहले weekly test होते हैं, Oh, sir. monthly होते हैं, and lifelong follow-up चलता है. But liver is a immunotolerant organ. It's not like a kidney, जो कहते हैं 10-12 साल की लाइफ है, उसके बाद दोबारा चाहिए। लिवर में ऐसा नहीं होता, उल्टा है, लिवर में इम्यूनोसप्रेशन कम हो जा रहा है, एंड हम बच्चे grow and they go to school. In fact, in West, their liver transplant, they've had their own kids also. ओके। So it's a very I think beautiful word. because ये ऑलरेडी बहुत टाइम से वहाँ पे हो रहा है, बाहर 40-50 years से हो रहा है,
हमारा जो फर्स्ट हुआ था इंडिया में, ही इज़ एन एमबीबीएस स्टूडेंट। Oh, और ही इज़ that is बिकमिंग अ डॉक्टर। He is becoming that's a cycle, huh? That's the cycle. Yes. Ma'am, before we end, very basic question. We want to come back to the very basic question, deworming. Because almost हर बच्चे को चाहिए होती है. So parents do want to follow it. So what is your guidelines on कि बच्चों को deworm करना चाहिए, कब और कितने गैप में? यूजुअली हम लेस देन 2 इयर्स डिवर्मिंग नहीं बोलते हैं, Okay. मोर देन 2 इयर्स करते हैं। लेस देन 2 इयर्स अगर वर्म्स स्पेसिफिकली दिख रहे दिख रहे हों तो तभी करते हैं। मोर देन 2 इयर्स ईयरली डिवर्मिंग इज़ इनफ। हमारे गवर्नमेंट के काफ़ी कैंपेन्स भी चलते हैं और आजकल स्कूल में भी डिवर्मिंग होती है। सो यू शुड नॉट से नो एंड यू शुड से येस व्हेनेवर द स्कूल सेज कि हमें डिवर्मिंग तो अगर घर पे कर करानी हो। चुके हैं तो भी हम नहीं स्कूल तो दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड करने का कोई मतलब नहीं है, अनलेस अंटिल आपको वर्म्स डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। बट वर्म्स एक बहुत ही वेग सिम्पटम्स के साथ भी पेट दर्द ज़रूरी नहीं हो। अगर बच्चे का लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, नौज़िया हो रहा है, अनीमिया हो रहा है, चाइल्ड इज़ जस्ट हैविंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स ऑन एंड ऑफ, दीज़ आर ऑल साइन्स ऑफ वर्म्स इन योर टमी। Okay. सो डेफिनिटली ईयरली डीवर्मिंग इज़ रिकमेंडेड। और अगर कोई बच्चा नंगे पैर ज़्यादा घूमता है, मिट्टी ज़्यादा खाता है, तो प्रॉब्ली अ 6 मंथली डीवर्मिंग वुड आल्सो बी। और किस एज तक हमें ये करनी चाहिए? एडल्ट्स को भी लेनी चाहिए। देयर इज़ तो नो मतलब मेरे को, आपको, हम हाँ, लोग को घर में लेना चाहिए? सबको करनी चाहिए। Why? ये तो है कि साथ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट या मैम, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ वी फॉरगॉट टू आस्क दिस एंड दिस इज़ रियली रेलेवेंट. डिफरेंट कलर्स ऑफ पूप एंड पेरेंट्स, मतलब लिटरली जब बच्चा पैदा होता है तो मेरे पास ना, जब भी हर डिलीवरी के बाद इतने टाइम डायपर्स की फोटोज आ रही होती हैं, ये कलर चेंज हो गया, ये कलर चेंज हो गया, तो हाउ डज, लाइक व्हाट आर नॉर्मल कलर्स एंड व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल कलर्स, और एबनॉर्मल कलर्स कौन से, उनका मतलब क्या है? आप तो पीडियाट्रिशियन हैं और आपके पास आते हैं, मैं तो गैस्ट्रो, सो इमेजिन माय फोन ऑप्स, माय डॉटर कॉल्स मी, यू आर अ पूप डॉग, यू आर अ पूप डॉग एंड योर फोन इज सो डर्टी मम्मा, सो बिकॉज इट्स फुल ऑफ पूप। यस. एंड स्टूल कलर डिपेंड करता है, जो फर्स्ट बेबी बॉर्न होते हैं तो उनको मिकोनियम पास करते हैं, विच इज ब्लैकिश ग्रीनिश स्टूल, स्टिकी स्टूल, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपके बच्चे का गट अच्छा है और खुला हुआ है, कोई मैलफॉर्मेशन नहीं है और नीचे तक पॉटी क्लियर हो गई है। सो वो फर्स्ट 5 डेज तक रहता है, यूजली 3 to 5 डेज। उसके बाद ट्रांजिशन स्टूल्स आते हैं ग्रीनिश, एंड उसके बाद ब्रेस्ट फेड बेबीज में प्रॉपर येलो गोल्डन पेस्टी स्टूल्स आते हैं। बट अगर बेबी 4 मिल्क ज़्यादा ले रहा है, आगे का मिल्क और बिहाइंड मिल्क कम ले रहा है, तब वो ग्रीनिश स्टूल भी कर देता है। अगर आपके बच्चे का ट्रांजिट टाइम ज़्यादा है गट का, तो वो ग्रीनिश कर देता है। अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं, फोर्टिफाइड फॉर्मूलाज़ दे रहे हैं जिसमें आयरन ज़्यादा है, उनसे भी बच्चे ग्रीनिश ब्लैकिश स्टूल्स कर देते हैं एट टाइम्स, सो वो भी नॉर्मल होता है। तो ग्रीनिश स्टूल इज़ नॉट वरिंग अनलेस एंड अंटिल साथ में फीवर है, बच्चे को म्यूकस है, पेट दर्द है, देन स्टिकी स्टूल्स हैं, देन यू आर वरिड कि मे बी अ वायरल इन्फेक्शन हैज़ बीन कॉट। बट अदरवाइज ग्रीनिश इज़ नॉट वरिंग। 4 मिल्क से हो सकता है, फॉर्मूला से हो सकता है, आयरन से हो सकता है। जो वरिंग स्टूल्स होते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं रेड मरून स्टूल्स, दैट इज़ ब्लड समवेयर। अगर ऊपर से आ रहा है ब्लड तो वो मरून होगा, अगर वो नीचे से आ रहा है, कोलन से आ रहा है, रेक्टोसिग्मॉइड एरिया से आ रहा है, फिशर है, कट है, पॉलिप है, तो वो रेड स्टूल करता है। मिकल्स डाइवर्टिकुलम एक सर्जिकल कंडीशन होती है जिसमें मलीना होता है, ब्लैक स्टूलिश आता है, स्टिकी, टारी, स्मेली, फाउल स्मेलिंग स्टूल आता है। सो दीज आर वरिंग, रेड स्टूल इज ऑलवेज वरिंग। एंड दूसरा स्टूल विच इज़ वरिंग इज़ द क्ले कलर्ड स्टूल, जो हम जो बेबीज़ में कहते हैं कि आपके बेबी का रोज़ येलो कलर का स्टूल आना चाहिए। तो अगर आपके बेबी का स्लेट लाइक स्टूल आ रहा है, व्हाइटिश स्टूल आ रहा है, इंटरमिटेंट येलो, इंटरमिटेंट पेल आ रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द लिवर फंक्शन टेस्ट ऑफ योर चाइल्ड डन, बिकॉज़ जॉन्डिस मे नॉट बी फिजियोलॉजिकल जो हर बच्चे में होता है, इट मे बी अ सर्जिकल जॉन्डिस, एंड यू शुड नॉट मिस इट, पिक इट अप विदिन 60 डेज़ ऑफ लाइफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑरेंज स्टूल कभी-कभार बोलते हैं पेरेंट्स, ऑरेंज भी कभी आपने कैरेट दे दिया, रेनबो कैरेट दे दिया, या सम बीटा कैरोटीन रिच फूड्स दे दिए, तो मेन दिस पिगमेंट की वजह से आता है, व्हिच इज This is नॉर्मल। normal. Very good. Thank you so much, ma'am, today for such a vast variation of our topic that we've covered today. It was great having you over here. थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। Thank you so much, ma'am. And that's a wrap. Big thanks to Dr. Shivani Deswal for sharing such valuable insights on children gut health. Remember, trust your instincts, watch for the red flags, and don't ignore what your child's tummy might be telling you. If you found this helpful, share it with another parent.
and hit the subscribe so you don't miss more conversation like this. I am Dr. Gaurav Nigam. See you in the next episode.